स्वागत है आप सबका एनएसएस ट्यूटोरियल्स में। आज हम सीखेंगे व्हाट इज एनर्जी। व्हाट इज एनर्जी? कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। किसी भी काम करने के लिए, कोई भी वर्क करने के लिए हमें जो कैपेसिटी चाहिए, कैपेसिटी यानी एबिलिटी, कैपेसिटी यानी एबिलिटी, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एनर्जी। उसी को क्या कहते हैं? एनर्जी। अब एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या है? एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या होता है? सेम एज वर्क। एनर्जी का भी ऐसा यूनिट क्या होता है? जूल। जूल किसका ऐसा यूनिट था? और वर्क का। और सेम सीजीएस यूनिट क्या होगा एनर्जी का? सीजीएस यूनिट क्या होगा? अर्थ। सीजीएस यूनिट क्या होगा एनर्जी का? अर्थ। ओके। और 1 जूल इज इक्वल टू 10⁷ अर्थ। ये रिलेशन मैंने आपको कल भी बताया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, आपको ये याद रखना है। अब हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ एनर्जी। अब डिफरेंट टाइप्स की एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, सोलर एनर्जी, लाइट एनर्जी। लेकिन हम 9th स्टैंडर्ड में खाली 2 टाइप की मेन एनर्जी सीखने वाले हैं। सबसे पहले है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन क्या है? एनर्जी दैट an object possesses due to its position, due to its position is known as potential energy। पोटेंशियल एनर्जी क्या है? एनर्जी दैट एन ऑब्जेक्ट possesses ड्यू टू इट्स पोजीशन इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो किस पोजीशन पे है उस पर निर्भर करता है कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है। वो किस पोजीशन पे उस पर निर्भर करता है कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है। सपोज एक माउंटेन है और ये ग्राउंड है, तो यहां पर एक ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर टॉप पर एक ऑब्जेक्ट है। दोनों में पोटेंशियल एनर्जी सेम होगी क्या? नहीं, इसकी पोटेंशियल एनर्जी अलग होगी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी अलग होगी। क्यों? क्योंकि इस वक्त पोजीशन जो है वो अलग है और इसका पोजीशन जो है वो अलग है। ये कुछ हाइट पे है, ये h हाइट पे ऑब्जेक्ट है और ये ग्राउंड पे है, यानी इसका हाइट कितना है? हाइट कितना है? 0। तो इस पर इसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी होगी और इसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो दोनों डिफरेंट होगी। क्यों? क्योंकि इनका दोनों का पोजीशन अलग अलग है। अब हम देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? P यानी पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू m इंटू जी इंटू एच। m इंटू जी इंटू एच। अब m क्या है? m यानी मास, h क्या है? हाइट, और g यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होता है? सपोज ये ग्राउंड है और ये ऑब्जेक्ट है और ये बिल्डिंग है। अगर ये ऑब्जेक्ट यहां से फॉल करता है, यहां से ऑब्जेक्ट फॉल करता है, तो इस पोजीशन पे आने के बाद उस पर कौन सा फोर्स एक्ट करेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स।
उसका उस पर कौन सा फोर्स एक्ट करेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से उसके पास क्या आएगा? एक्सेलरेशन। उसके पास क्या आएगा? एक्सेलरेशन। और ग्रेविटी के वजह से आया हुआ एक्सेलरेशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को हम डिनोट कैसे करते हैं? डिनोटेड बाय स्मॉल जी। डिनोटेड बाय स्मॉल जी। इसको कभी भी कैपिटल जी मत लिखना। कैपिटल जी का मतलब अलग होता है, वह अगले चैप्टर में सीखोगे। तो इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल जी से। और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का एक फिक्स वैल्यू होता है, वो होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन का यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसका फिक्स वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपको याद रखना है क्योंकि न्यूमेरिकल में कभी कभी ये नहीं भी दिया होता है, तो आपको न्यूमेरिकल डायरेक्टली सॉल्व करना होता है इसकी वैल्यू आपको याद करके। ओके, आई होप आपको पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला समझ आ गया होगा। अब हम सीखते हैं काइनेटिक एनर्जी। सीखते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का डेफिनेशन क्या होता है? एनर्जी which an object has due to its motion is called या फिर is known as kinetic energy. Energy which an object has due to its motion is known as kinetic energy. यानी एक ऑब्जेक्ट है, वो कैसा है? मोशन में। यानी उसके पास वेलोसिटी है, सपोज कितनी? 5 मीटर ले लेंगे, 5 मीटर पर सेकेंड। उसके पास वेलोसिटी, वो रेस्ट में है क्या? नहीं, वो कैसा है? मोशन में। तो मोशन में होने की वजह से उसके पास क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी। उसके पास क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी। ऑब्जेक्ट जब रेस्ट में होता है तब उसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि वो मोशन में नहीं है। जब वो मोशन में होगा तभी उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगा। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ पर एम क्या है? एम यानी मास और वी यानी वेलोसिटी। वी मतलब वेलोसिटी। आई होप आपको काइनेटिक एनर्जी क्या होती है वो समझ आ गया होगा। अब हम सीखेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन यानी क्या? किसी भी चीज को स्टोर करना। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ओनली ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। यानी क्या? एनर्जी जो है वो हम लोग बना नहीं सकते और इसको डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। एनर्जी जो है वो हम लोग एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं या फिर कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि अभी एग्जांपल देखो, एक ऑब्जेक्ट है जो है रेस्ट में। ये रेस्ट में है यानी इसके पास पोजीशन की वजह से, उसके स्पेसिफिक पोजीशन की वजह से क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, अब इसके ऊपर हमने लगाया एक फोर्स। क्या लगाया? फोर्स। फोर्स लगाने की वजह से उसके पास एक वेलोसिटी आएगी और वो मोशन में चला जाएगा। यानी उसके पास एक वेलोसिटी आएगी और वो क्या करने लगेगा? मोशन। ओके, उसके पास तभी कौन सी वेलोसिटी आएगी? तभी कौन सी एनर्जी आएगी? काइनेटिक एनर्जी। क्यों? क्योंकि वो मोशन में, और मोशन में हमको पता है मोशन में हमारे पास क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी। अगेन वो थोड़ी देर चलने के बाद रुक जाएगा।
रुकने के बाद उसका स्पेसिफिक पोजीशन होने की वजह से उसके पास पोटेंशियल एनर्जी आएगी आगे उसके पोजीशन की वजह से। तो यहाँ पर आपने देखा पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हुई किसमें, काइनेटिक में, काइनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट हुई, पोटेंशियल एनर्जी में। ओके, तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमें सिखाता है। अब हम सीखेंगे वर्क एंड एनर्जी के कुछ न्यूमेरिकल्स। आप सब लोग पेज नंबर 22 पे आ जाइए, उस पर एग्जांपल नंबर 1, कैलकुलेट द वर्क डन टू टेक एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 20 kg टू अ हाइट ऑफ 10 मीटर। हमें पहले गिवन क्या क्या है, गिवन है मास कितना है 20 kg, ओके, हाइट कितनी है, हाइट जिसको हम h से रिप्रेजेंट करते हैं, हाइट है 10 मीटर, ओके, मास दिया है, हाइट दी है, और g गिवन है, g यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन होता है उसको हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बोलते हैं। उसका वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टू फाइंड वर्क डन, टू फाइंड हमें क्या ढूंढना है, वर्क ढूंढना है, ओके। अब वर्क का फॉर्मूला हमें पता है, फॉर्मूला क्या है, वर्क डन इज इक्वल टू एफ इंटू एस। कॉस थीटा यहाँ पर हम लोग कितना मान के चल रहे, कॉस थीटा की वैल्यू हम लोग 1 मान के चल रहे, ओके, इसलिए हम लोग लिख नहीं रहे यहाँ पर, वर्क डन इज इक्वल टू एफ इंटू एस। अब एस, एस यानी डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट हमारे पास है क्या, ये जो हाइट है वही हमारा डिस्प्लेसमेंट है। हमारे पास फोर्स है क्या, फोर्स नहीं दिया, फोर्स हमें निकालना पड़ेगा, और फोर्स का फॉर्मूला है m इंटू ए। अब फोर्स का फॉर्मूला m है, m इंटू ए। m हमारे पास है लेकिन a दिया है क्या, a दिया है लेकिन वो किस फॉर्म में, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के फॉर्म में। ये भी क्या है, एक्सेलरेशन का एक टाइप है, ओके। तो हम लोग पहले फोर्स निकाल लेते हैं, फोर्स इज इक्वल टू m इंटू जी, मास कितना है 20 इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितना है 9.8। इसका आंसर कितना आएगा, साइड में कर लेते हैं हम लोग, 9.8 इंटू 2, इसका आंसर आएगा 196.0, इतना न्यूटन आएगा, ओके। अभी हम लोग वर्क ढूंढ सकते हैं, वर्क इज इक्वल टू एफ इंटू एस। फोर्स कितना दिया है 196 इंटू डिस्प्लेसमेंट 10, आंसर क्या आएगा 1960 जूल। वर्क डन इज इक्वल टू 1960 जूल, ओके। अब सेकेंड एग्जांपल लेंगे, example number 2, page number 22. Praveen has applied a force of 100 Newton on an object at an angle of 60 degree with the horizontal. The object gets displaced in the horizontal direction and 400 joule of work is done. What is the displacement of the object? हमको given क्या है, फोर्स, फोर्स को हम एफ से डिनोट करेंगे, फोर्स कितना दिया है 100 न्यूटन, थीटा कितना दिया है, थीटा यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच के एंगल 60 डिग्री, और वर्क डन दिया है हमको कितना 400 जूल, वर्क डन दिया है 400 जूल, और टू फाइंड हमें क्या ढूंढने बोला है, ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट। अब हमको फॉर्मूला तो पता ही है, फॉर्मूला
इज इक्वल टू एफ इंटू एस इंटू, यहाँ पर थीटा दिया हुआ है इसलिए हम लोग कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 नहीं मानेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कॉस थीटा। अब वर्क डन कितना है 400, फोर्स कितना दिया है 100, डिस्प्लेसमेंट दिया है क्या नहीं, और कॉस थीटा कितना है 60 डिग्री। 400 इज इक्वल टू 100 इंटू एस इंटू कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू हाफ 1/2। ओके, अब ये 2 से 100 को हम लोग डिवाइड करेंगे, सॉरी 100 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। ओके, अब 400/50 इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, 0 से 0 कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 8 मीटर, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 8 मीटर। अब एग्जांपल नंबर 3, पेज नंबर 23। A stone having a mass of 250 gram is falling from a height. How much kinetic energy does it have at the moment when its velocity is 2 meter per second? अब हमको गिवन क्या क्या है, ये पेज नंबर 23 का एग्जांपल है। हमको गिवन क्या क्या है, मास कितना है 250 ग्राम, वेलोसिटी v इज इक्वल टू कितना दिया है 2 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी कितना है 2 मीटर पर सेकेंड, और हमको क्या पूछा है टू फाइंड काइनेटिक एनर्जी, टू फाइंड काइनेटिक एनर्जी कभी जब ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है। ए अब फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर। अभी मास कितना है 250 ग्राम में, ग्राम ये क्या है सीडीएस यूनिट, ग्राम ये क्या है सीडीएस यूनिट, और वेलोसिटी हमको दिया है मीटर पर सेकेंड यानी एसआई यूनिट में। तो हमको एक तो इसको एसआई में कन्वर्ट करना पड़ेगा या फिर इसको सीडीएस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बेहतर है कि हम लोग मास को एसआई में कन्वर्ट करें। तो 250 ग्राम है तो 250 अपॉन 1 kg इज इक्वल टू हाउ मच ग्राम 1000 ग्राम। तो नीचे 1000 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 1 2 3 यानी 3 पॉइंट पीछे यहाँ पर पॉइंट आएगा, जितने जीरो होंगे उतने नंबर पीछे डेसिमल लगाना, कितना आएगा 0.25 kg, 0.25 kg, हाफ इंटू 0.25 इंटू वेलोसिटी स्क्वायर, इस 2 दिया है यहाँ पर उसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हाफ। अब यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल मत करना, ऐसा कभी कैंसिल नहीं होता, इंटू 0.25। अब 0.25 को अगर आपको डेसिमल निकालना है तो वापस वही फॉर्म में लिख दो, या फिर 250 अपॉन 1000 भी लिख सकते हैं, या फिर 25 अपॉन 100 भी लिख सकते हैं। अगर आपको डेसिमल निकालना है तो जितने नंबर डेसिमल के आगे उतने ही जीरो नीचे लगा दो। यहाँ पर 2 नंबर डेसिमल के आगे थे तो उतने नंबर हमने नीचे भी लगा दिए, इंटू 2 का स्क्वायर 4, 2 1 जा 2 2 जा। अब ये कैंसिल हो सकता है क्योंकि हमने इसको ब्रैकेट के बाहर निकाला स्क्वायर करके, 2 1 जा 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, ओके 25 1 जा 25, 25 2 जा 50। तो काइनेटिक एनर्जी कितना आया हाफ जूल। इसको ही हम लोग कितना लिख सकते हैं, हाफ को ही हम लोग लिख सकते हैं 0.5 जूल।
पेज नंबर 24 पे। एक बार पढ़ लेते क्वेश्चन। 500 kg of water is stored in the overhead tank of 10 meter high building. Calculate the amount of potential energy stored in the water. अब एक बिल्डिंग है और उस पर एक टैंक है। ओके, एक बिल्डिंग है और उस पर एक टैंक रखा हुआ है, वाटर टैंक, और उसमें वाटर फिल है। वो वाटर का जितना भी मास होगा वो हमको दिया हुआ है, और ये इतनी बिल्डिंग के हाइट पर वो वाटर टैंक हमने रखा है। एक हाइट पर सपोज हमने वाटर टैंक रखा है, तो इसमें जो वाटर रहेगा उसका पोटेंशियल एनर्जी हमको पूछा है। हम लोग निकाल लेते हैं। गिवन मास, किसका मास? वाटर का मास कितना है? 500 kg। ओके, हाइट, बिल्डिंग का हाइट कितना दिया है? 10 मीटर। बिल्डिंग का हाइट दिया है 10 मीटर। और यहाँ पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितना होगा? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमको दिया नहीं था, ये हमको वैल्यू याद होनी चाहिए, ये आपको वैल्यू याद होनी चाहिए। अब टू फाइंड, हमको क्या ढूंढना है? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर। इसको हम पीई से डिनोट करेंगे। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है पीई इज इक्वल टू mgh। पीई इज इक्वल टू mgh। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। पीई इज इक्वल टू मास कितना दिया है? 500 kg इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 9.8 इनटू हाइट कितना है? 10 मीटर। अब 9.8 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर कितना आएगा? 500 इंटू 98। पॉइंट के बाद एक ही नंबर था और इंटू 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसलिए डेसिमल हट जाएगा। 500 इंटू 90 कर लेते हैं साइड में। 98 इंटू 5, 5 जा 40, 5 9 जा 45, 45 प्लस 4 49, 4 9 2 0। और इसका यूनिट क्या आएगा? जूल, क्योंकि ये एनर्जी है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कुछ डाउट्स होंगे तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू।